भूत के परिलक्षणों से सीखकर स्वर्णिम भविष्य की रचना के लिए वर्तमान का सृजन करने की सोच ही वास्तविक में विकास को दर्शाता है और इसी विकास को हम शिक्षा नीति में जोड़ सकते हैं। समझ बात को? अनुच्छेद 21A और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है SDG 4 को केंद्रित करके बनाया है। अब मैं इस 3 पॉइंट पे देखूं तो मेरे पास देखिए कीवर्ड्स कितने मिल रहे हैं, पॉइंट्स 1 2, ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा 3, 21वीं शताब्दी की आवश्यकता 4, ठीक है, उसके बाद जुलाई 2020 कौन सा हो गया 5, ठीक है, 34 वर्ष का अंतराल 6। बच्चों नमस्कार। कंटेक्स्ट सीरीज के इस द्वितीय चरण में आप सभी का स्वागत है। प्रथम चरण में हमने कुछ बारीकियों को देखा था कि किस तरीके से प्रश्न आएंगे, तो उस प्रश्नों का जो वास्तविक कंटेक्स्ट क्या है उसको किस तरीके से पढ़ें हम, और कमेंट और क्रिटिकल कमेंट्स की बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था, जो काफ़ी इन डेप्थ और क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोगों ने लाने की कोशिश की थी। आज उसी चरण में द्वितीय स्तर पर हम चलते हैं, और द्वितीय स्तर है हमारा कि अगर हमारे कंटेक्स्ट में एनालिसिस और क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें आपको, तो आपको किस तरीके से समझना है और किस तरीके से उसे लिखना है। सबसे पहले समझते हैं कमेंट्स, एग्जामिन और एनालिसिस और क्रिटिकल एनालिसिस, ये चार जो शब्द आते हैं उसमें अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आपको प्रश्न पूछा है आपके कमेंट्स को लेकर, जस्ट एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपको कि आपको कमेंट्स की बात करना है, ठीक है, तो कमेंट्स में एक बात याद रखिएगा, यहां पर इसका कार्य होता है अपनी राय रखना। अपनी राय का मतलब है आप क्या थॉट प्रोसेस सोचते हैं उस पर बात करना। इसका उद्देश्य है सामान्य मूल्यांकन। मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी कोई प्रश्न आएगा प्रश्न के पीछे आप देखिएगा कि आपको पूछना क्या चाहता है। जैसे उसने पूछा है कमेंट, तो कमेंट में सिर्फ अपनी राय रखिएगा। दूसरा है मूल्यांकन बिल्कुल सामान्य तरीके से होना चाहिए, ज्यादा तर्क और वितर्क की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा अगर पूछा है आपको वो है एग्जामिन। एग्जामिन में याद रखेंगे जितने भी पहलू हैं उसकी आपको चर्चा करनी है। जैसे पहलू में सकारात्मक क्या होगा, नकारात्मक क्या होगा, वैश्विक पहलू क्या है इसका, सामाजिक आर्थिक पहलू क्या है इसका, सामाजिक राजनीतिक पहलू क्या है आपका, ठीक। अर्थात इसका मूल उद्देश्य होता है कि संपूर्ण विवरण देकर एक साक्ष्य को प्रस्तुत करें। और साक्ष्य कैसे मिलेगा आपको, तो कोई केस स्टडी के माध्यम से, कोई उदाहरण के माध्यम से, या कोई जजमेंट के माध्यम से, आदि आदि। तीसरा अगर पूछा है एनालिसिस करना, विश्लेषण जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो एनालिसिस का मतलब होता है इसकी गहराई में इसको समझाने का प्रयास। अब गहराई का मतलब क्या होता है कि जब मैं कोई चीज को पूछता हूं तो उसमें आप कितने डायमेंशन तक अंदर जा सकते हैं। देखो एग्जामिन में क्या है, उसके जो पहलू है सकारात्मक और नकारात्मक, इस पर चर्चा करनी है। एनालिसिस करना मतलब उसका इतिहास क्या था, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या हो सकता है, चुनौतियां क्या होंगी, उसकी क्या क्या पहलुएं हो सकती, राजनीतिक मांग क्या होगी उसकी, ठीक है, उसके आंकड़े क्या है, उसके तथ्य क्या है, सारे बातों को अगर 360 डायमेंशन में अगर आपको उसको कंक्लूड करना है तो उसे कहते हैं एनालिसिस करना। मतलब जितने भी परस्पर संबंध हैं उनका तार्किक विश्लेषण करना। मैं आपको आंसर में दिखाऊंगा कि एनालिसिस पार्ट में क्या क्वेश्चन उठे हैं अब तक और उसका पैटर्न क्या हमने दिया है। और एक होता है आपका क्रिटिकल एनालिसिस को लेकर, ठीक है। तो जब भी हम क्रिटिकल की बात करते हैं तो उससे आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। अगर आलोचनात्मक मूल्यांकन को समझना है तो पहले वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया है कि जब भी क्रिटिकली एनालिसिस की बात करें, क्रिटिकली की बात करें, समालोचनात्मक मूल्यांकन की बात करें, तो आप उसमें कैसे उसको पुट कर सकते डेटा, मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया है, ठीक है। इसका मतलब होता है दोनों पक्षों के बीच में संतुलित निष्कर्ष देना। मतलब वे टू फॉरवर्ड दोनों का क्या होगा। चलिए खैर इसको हटाते हैं और हम तुरंत आते हैं आज के टॉपिक में एनालिसिस और क्रिटिकल एनालिसिस को लेकर, ठीक है। और इसको देखते हैं कि आखिर इस दोनों के बीच का मूल अंतर क्या है, ठीक। जब हम बात करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस और एनालिसिस में, तो कुछ हमारे पास तथ्य हैं जिसको आपको ध्यान देना होगा, ठीक। मैंने इसे सारणीबद्ध रूप से आपको दिखाया है कि किस तरीके से इसको बनाना है। मान लीजिए एनालिसिस पूछा है, तो एनालिसिस का उद्देश्य होता है विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करना। विभिन्न पक्ष मैंने बताए थे कि जब किसी चीज को देखना है तो मैं 5 आयाम हमेशा कहता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति
कितना विकसित है, कोई समाज कितना विकसित है देखने के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं देखना है, उसका सबसे पहला आयाम होता है सामाजिक, दूसरा होता है राजनीतिक, तीसरा प्रशासनिक, चौथा है धार्मिक, पांचवा है सांस्कृतिक, और इसके बाद जब बच गया तो ऐतिहासिक। क्लियर रहेगा? ठीक, तो ऐसे ही क्या करना है, पांचों पक्षों को स्पष्ट रूप से उसको काउंटलूट करना, उसको एग्जामिन करना और उसको किस तरीके से याद रखेंगे, सोचने की क्षमता को दिखाना। ठीक है, तो ये हो गया एनालिसिस का पार्ट। बट यहीं पर अगर आपको क्रिटिकल एनालिसिस पूछ दे तो आप इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अर्थात जब मैं सिर्फ एनालिसिस कहने की बात करूं तो उसकी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, जैसे मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर आया, ठीक है तो ऑपरेशन सिंदूर में एनालिसिस करना है तो हम सब डायमेंशन पे जाएंगे कि थल सेना से कैसे हमने वॉर किया है, जल सेना से कैसे दबाव बनाया, वैश्विक दबाव कैसे बनाए, वो सारी चीजें। मगर जब हम क्रिटिकल एनालिसिस कहेंगे तो रोल ऑफ अमेरिका भी इसमें आ जाएगा, सम्राट को द रोल ऑफ रशिया एंड द इजराइल वो भी आ जाएगा। ठीक है, टर्की का कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाएगा, अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाएगा, मतलब वो हमारी चैलेंजेस का पार्ट है। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं कि एनालिसिस और क्रिटिकल एनालिसिस में इसकी डेप्थ कहां तक जानी है। तो इसको याद रखेंगे, सतही स्तर पर बात रखनी है, बहुत अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। बट जब भी क्रिटिकल एनालिसिस कहता है तो उसके इन डेप्थ नॉलेज को आपको क्या करना है, लाना है। इन डेप्थ का मतलब है कि कहां तक सोच सकते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा। दूसरा संतुलन की बात, ये याद रखेंगे, एकल पक्षी होता है कौन सा हमारा क्रिटिकली एनालिसिस, और क्रिटिकल एनालिसिस क्या होगा, दोनों पक्ष होगा, वह पक्ष और विपक्ष, सकारात्मक और नकारात्मक, और अंतिम बिंदु होती निष्कर्ष को लेकर। इसका निष्कर्ष काफी संतुलित और सामान्य होना चाहिए, मगर इसका जो निष्कर्ष होगा वे टू फॉरवर्ड होना चाहिए। मैं आगे की राह में क्या सोचता हूं, मतलब मैं क्या सजेशन देना चाहता हूं उनको। ठीक है, तो दोनों का अंतर समझ गए। एनालिसिस आएगा तो एकल पक्षी है, क्रिटिकल एनालिसिस आएगा तो द्विपक्षी है। इसकी गहराई कम है, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक, जब भी एनालिसिस और क्रिटिकल एनालिसिस आएगा तो उसके कुछ भाग है, उसको याद करना है। ठीक है, प्रत्येक भाग को अलग अलग जांचना है आपको, पहला दिमाग में याद रखना। ठीक है, दूसरा बात है याद रखेंगे, अगर कोई व्यक्ति को एग्जामिन से अधिक गहराई में जाकर कोई बात को रखना है, एग्जामिन मतलब होता है कि उसकी परीक्षण करना, और जब विश्लेषण कहता है तो परीक्षण के एक अंदर और आगे बढ़ गए तो विश्लेषण कहलाएगा। सम्राट को मैंने कहा ना, कमेंट पहला लेयर है, एग्जामिन दूसरा लेयर है और एनालिसिस तीसरा लेयर है। ठीक है, तो वो जो कंटेक्स्ट लिखे ना आपके क्वेश्चन के पीछे, उसको समझना, नहीं समझोगे फंसोगे। सम्राट को ठीक क्लियर रहेगा। अरे भाई सीधी सी बात है, बेस जो है वो तो आपका समझिएगा आंसर राइटिंग की खूबसूरती पर डिपेंड करता है। आपका नॉलेज तो प्रीलिम्स में हमने देख लिया जितना है। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो कैसे इसको एनालिसिस करना है और कैसे इसका मतलब होता है ध्यान सुनिएगा। ठीक है, ब्रेक द मेन आइडियाज इशू इनटू द constituent parts. First one, second one, examine each part separately. Definitely we can bifurcate the each and every section according to the demands of the question. Then third one, explain how this relate to the one another. That is called the interrelationship or the correlation between the different bodies of your answer. How it will be correlated from the one section to the another section, and we also follow the flow of our answer. We cannot break the particular terms or a particular topic on the base of your paragraph. Understand? Take, and fourth one, most important, one summary is essential for the question number 10 or a question number 15, including also your question number 15, that is called the essay. Okay? And fourth one, most important, typically the aspirant needs to probe deeper than the examine. थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी आपसे कि कमेंट के अंदर घुसोगे तो एग्जामिन होगा, उसके अंदर घुसोगे तो एनालिसिस होगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट को हमेशा याद रखना। ठीक, अब देखो ये मैं पढ़ा क्यों रहा हूं और इसको आप तक पहुंचा क्यों रहा हूं, इसको समझना। क्योंकि मैं बताया ना आपको कि आप लोग सोचते मैंने लिखा तो है, मैंने पढ़ा तो वो एग्जामिनर पागल होगा, इन्विजिलेटर पागल होगा जो मेरे को नंबर नहीं दिया। वो किस्मत का खेल है, तुमसे व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी दोस्त। ठीक है, और हर चीज किस्मत में होता तो हर याद रखें कि हर साल का टॉपर जो होता कोई भी अड़न गढ़न जो है वो टॉपर बन जाता है, ऐसा नहीं है। जो टॉप कर रहा है, जो पीएससी निकाल रहा है, वो डेफिनेटली एक स्टैंडर्ड बच्चा है। ठीक है, चलिए अब विधि कैसे होगी ध्यान सुनिए। 5 भाग में हमेशा भागते हैं हम लोग, जैसे आपको पढ़ाया था। ठीक है, पहला भाग होगा आपका, याद रखिएगा, वो है आपका भूमिका। भूमिका मतलब होता है उसका एक बेसिक परिचय, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, यही कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा जो मुद्दा होगा
वो होगा विषय को बांटना। अब जैसे मान लीजिए कोई विषय दिया है आपको, विषय मान लीजिए एक दिया है आपको फिलहाल के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत पूछा है, तो उसको अलग अलग भागों में बांटना है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए छत्तीसगढ़ में पूछ दिया है सुशासन तिहार पूछ दिया है, तो सुशासन तिहार के अलग अलग जवाबदेहिता, पारदर्शिता, ठीक है, त्वरित न्याय, ये सारी बातों को अलग अलग भागों में बांट दीजिए। तीसरा है मुख्य विचार, जो उसके विषयों और भागों को विभाजित करता है उस पर ध्यान देना है, वो मैंने आपको बताया। तीसरा है उसका विश्लेषण करना। जैसे सुशासन तिहार है, तो सुशासन तिहार में जो जवाबदेहिता की बात हो रही है, जो ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, जो याद रखें कि त्वरित न्याय की बात की जा रही है, वो कितना सारगर्भित है, कितना एप्लीकेबल है। ठीक है, कि सिर्फ याद रखें हवा हवाई बातें हैं, उसको कहते हैं विश्लेषण करना। हाँ, विश्लेषण में इस बात को जरूर याद रखना कि कभी भी याद रखेंगे सरकार प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना या उसके नकारात्मक बिंदु को मत लिखना, क्योंकि देखिए जब भी आप ऐसे लिखें, आंसर लिखें, एक चीज हमेशा याद रखना, आप ये सोच के लिखा करो कि आप प्रशासनिक अधिकारी बन चुके हैं, तभी जाके याद रखेंगे वो चीज आएगी। अदरवाइज क्या है ना, आम जनता के रूप में देखोगे ना तो भारत में 90% आम जनता दुखी है, सेटिस्फाइड नहीं है लाइफ में शरद को, तो हमेशा किस पर प्रत्यारोप करती है, सरकार पर, सिस्टम पर, व्यवस्था पर, प्रशासन पर, तो वो वाले विचार पर नहीं लिखना है अपने को। हाँ ठीक। चौथा भाग है, याद रखेंगे जब विश्लेषण करोगे तो कोई फैक्ट, डेटा, एग्जाम्पल, ठीक है, और कारण प्रभाव को ध्यान में रखना, ये बात तो हमेशा मैं कहता हूं। ठीक है, चौथा है कि परस्पर संबंध स्थापित करना, मतलब the correlation between your first paragraph and second paragraph, or even though your first point to second point, it will be correlated from the each other, otherwise the link will be broken, तो आपका आंसर का राइटिंग खराब, मतलब ब्यूटी खराब, तो नंबर वहां पर रुक गया। रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपका आंसर पहले से लेके अंतिम वर्ड तक पढ़ा जा रहा है, दैट मीन्स यू कैन डेफिनेटली अचीव 5 आउट ऑफ 8 और 7 आउट ऑफ 10। क्लियर रहेगा? चलो ठीक। और उसके बाद याद रखें निष्कर्ष। निष्कर्ष हमेशा मैं बताता हूं कि एकदम संक्षिप्त में भविष्य की राह क्या होगी और अपने पूरे के आपके आंसर का एक कंक्लूड पॉइंट क्या होगा, जिसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, अब कीवर्ड्स की जो बात आती है, याद रखेंगे तो कीवर्ड्स के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों से याद रखेंगे आप कीवर्ड्स ले सकते हो, वो आपकी जवाबदारी है ना। ठीक, चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं हम थोड़ा सा। क्रिटिकल एनालिसिस में विशेष बात क्या होनी चाहिए, विषय की गहराई में जाए और उसकी सभी परतों को समझे, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों को तथ्यों सहित प्रस्तुत करें, किसी एक पक्ष का अंध समर्थक, है ना, ये शब्द मैंने जानबूझ के यूज किया है, आजकल अंध से लेके आके बहुत बड़ा बड़ा बात चल रहा है, तो मैं अंध समर्थन लिखा हूं, है ना करें। और उत्तर का समापन संतुलित समाधान या सुझाव के साथ करें। जब आप कोई चीज को समापन करते, कंक्लूड करते हैं, एंड यू कैन राइट योर इंपैक्टफुल वर्ड और कीवर्ड्स, वो ना लोगों को आई कैचर होता है, और वो आई कैचर याद है नंबर को बढ़ाने में बहुत अच्छा रोल करता है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से दिखाता हूं आपको कि हमें मान लीजिए कोई प्रश्न आया तो कैसे उसको लिखना होता है। ठीक है, चलिए अभी इस अपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आया हुआ प्रश्न है आप लोग का। मैंने क्या किया, 3 लाइन में इसका इंट्रोडक्शन दिया, जो हमेशा कहता हूं कि परिचय आपको बहुत संक्षिप्त में और बहुत शानदार तरीके से देना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हमने, नई शिक्षा नीति 2020 भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसे 34 वर्षों के अंतराल के बाद शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई 2020 में घोषित किया गया है। यह नीति 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं, वैश्विक प्रतिस्पर्धाएं और राष्ट्रीय विकास की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ब्रैकेट में क्या लिख दिया हूं मैं, अनुच्छेद 21A और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है SDG 4 को केंद्रित करके बनाया है। अब मैं इस 3 पॉइंट पे देखूं तो मेरे पास देखिए कीवर्ड्स कितने मिल रहे हैं, पॉइंट्स 1 2, ठीक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा 3, 21वीं शताब्दी की आवश्यकता 4, ठीक है, उसके बाद जुलाई 2020 कौन सा हो गया 5, ठीक है, 34 वर्ष का अंतराल 6, ठीक है, और अगर इसमें और पॉइंट लाना चाहते हो मान लीजिए आप, तो व्यापक सुधार की जरूरत नहीं है। 6 मेरे पास कीवर्ड्स यहाँ आ गए। मैंने क्या किया सर, एनालिसिस में पहला पॉइंट देखा, स्कूली शिक्षा सुधार क्या किया है हमने, उच्च शिक्षा में क्या परिवर्तन किया हमने, कौशल विकास पर क्या बात कही, डिजिटल और बहुभाषी शिक्षा पर क्या काम कहा। अब इसके बाद जानेंगे, सब चीज लिख लिए, अब इस पर लिखेंगे निष्कर्ष। अब निष्कर्ष मैंने क्या बताया कि हमने जो गलतियां की थी, अर्थात
भूत के परिलक्षणों से सीखकर स्वर्णिम भविष्य की रचना के लिए वर्तमान का सृजन करने की सोच ही वास्तविक में विकास को दर्शाता है और इसी विकास को हम शिक्षा नीति में जोड़ सकते हैं। समझ बात को? तो ये वाला जो पैटर्न है ना, इसको पकड़ के रखिएगा। ठीक, तो निष्कर्ष क्या है? एक सकारात्मक, एक इंपैक्टफुल, पॉजिटिव और सबसे बड़ी बात जो आपके क्वेश्चन की डिमांड है उसकी सारगर्भिता को हूबहू प्रस्तुत कर देना, यही इसका आंसर होगा। तो देखो निष्कर्ष में कितना पॉइंट आया, विश्लेषण में एकदम सिंपल सा। और इसमें अगर आप पूरा निष्कर्ष को प्रॉपर लिख लेंगे, मान लीजिए, तो मैं आपको अस्यूम कर रहा हूं, कितना भी याद रखेंगे, अंधवत जो आपका मान लीजिए कोई मूर्ख व्यक्ति होगा वो भी कम से कम 5.5 नंबर देगा। ठीक है, तो खैर ये आज का जो सेशन है, जो छोटा सा एब्रीवेट मैंने कोशिश किया है कि 8 सेक्शन में आप लोग को पूरा कॉन्टेक्स्ट को सिखाऊं और लिखने की जो शैली है जो हमारे बाकी बच्चों ने प्राप्त की है ना। और इस बार भी आप मैंने बताया था 97 स्टूडेंट्स याद रखेंगे, मेंस अपीयर्ड हो रहे हैं एंड डेफिनेटली वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो इस बार याद रखेंगे, अपना झंडा गाड़ के आए। कारण यह है उनकी आंसर राइटिंग हम कंपेयर कर रहे हैं बाकी लोगों से, हम 100% अश्योर्ड है कि उनसे लगभग लोग जो है पीछे हैं। तो होपफुली वो सब अपना बेस्ट देंगे और हम भी चाहेंगे कि आप भी अपना बेस्ट दें, अगले बार उन जैसे बच्चे जो आज अफसर बने हैं वैसे आपके नंबर आए। थैंक यू सो मच।